गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो क्लास है इसमें हम फर्दर लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द केमिस्ट्री पेपर ऑफ द 2015 ऑफ एमपीईबी एमपीपीईबी, ठीक, जो कि हुआ था किसके लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक, देन आज जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके रहेंगे, है ना, उनको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, सॉरी 7 तक। आज क्वेश्चन नंबर 8 से हम डिस्कस करेंगे, देखो, है ना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है हमसे कि फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन क्या है। ठीक है, फेरोसिन का जो रहेगा वो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो सभी के हम क्या करेंगे, इसमें आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड जो है हमारे पास गिवन कंपाउंड है, इसमें अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं इसका, तो सीएन जो है वो क्या होता है, साइनो होता है। तो कितने हैं सीएन, 6 हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हेक्सासाइनो फेरेट। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस पे, 2+, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। ओके, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन की कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसका नाम आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट 3। ओके, देन इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन है, सॉरी, इसमें जो नाम है कंपाउंड का वो क्या रहेगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ओके, देन जो लास्ट कंपाउंड है, देखो इन तीनों में से तो कोई भी फेरोसिन नहीं था। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आयरन की, 0 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, फेरोसिन जो रहता है ये क्या है, एक सैंडविच कंपाउंड है, जिसमें आयरन जो रहता है 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइन रिंग के बीच में प्रेजेंट रहता है इस तरीके से। ठीक है, सैंडविच इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस किसकी तरह रहता है, सैंडविच की तरह इसका अपीयरेंस रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे पास, सीपी दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है हमारे पास एक लिगेंड है। दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल के बीच में, लिगेंड की रिंग के बीच में जब हमारे पास एक आयरन प्रेजेंट रहता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस कंपाउंड को फेरोसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। ठीक है, देन हम मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या रिएक्टेंट को रिक्वायरमेंट हो किसकी, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की। तो ऐसी रिएक्शन क्या रहेगी, स्लो रहेगी, फास्ट रहेगी, इंस्टेंटेनियस रहेगी या फिर स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम, देखो एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का रिलेशन देखते हैं हम किन्हीं भी दो रिएक्शन के लिए। से हमारे पास ये मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्शन के लिए या फिर सिंपली एनर्जी है। ठीक है, और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, इसका अगर हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कर्व अगर हम चेक करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या रहता है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, फिर फर्दर कुछ सर्टेन एडिशनल एनर्जी जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं जो सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्टेंट को, देन फाइनली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, ये तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस सरप्लस एडिशनल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट, जो हमने रिएक्टेंट को प्रोवाइड की है। तो इससे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसमें जो एडिशनल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, से हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है इसमें, अगर हम एक दूसरा इसी सेम रिएक्शन को दूसरे पाथवे से ले जाते हैं जिसमें क्या है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हायर से, इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, देन फिर हमारे पास हमने क्या किया, कुछ सरप्लस एनर्जी प्रोवाइड की, जो एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे पाथवे में हमने प्रोवाइड की है वो E A2 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, इन दोनों में से देखो E A1 और E A2 है ना, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट और एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड, दोनों को कंपेयर करें तो जब हमें क्या करनी पड़ती है, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स रहता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है उस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म होने में, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। तो रिएक्शन विल बी स्लो रिएक्शन। ये कुछ चैप्टर का है, काइनेटिक्स जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन जो है लिया है ना। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, यहाँ पे बोला गया है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट द रिएक्शन Cu2+, यहाँ पे इस कंपाउंड को बेसिकली इस तरीके से लिखना चाहिए था, कॉपर 2+ आयन विल गेन द 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव कॉपर। ठीक है ना, तो ये अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में देखें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन रिएक्शन जो रहती है वो कहाँ पे प्रोसीड होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के ऊपर वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये रिएक्शन कहाँ पे प्रोसीड होगी, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है तो कैथोड पे। ठीक है, एमपीपीईबी के थ्रू जो आंसर दिया गया है वो इन सॉल्यूशन दिया है जो कि गलत है, ध्यान रखना। ठीक है ना, रिडक्शन प्रोसेस इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द कैथोड। ओके,
देन अब हम देखेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, ठीक है ना। पहले समझते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसमें फेराडेज लॉ से लिया हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक है। कहाँ से लिया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फेराडेज लॉ से। तो फेराडेज लॉ क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। आप जितना इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज पास करते हो उतना ही सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है, इसको हटाने के लिए जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ये जो Z है ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट कहलाएगा Z, ठीक है ना। तो अगर इस Z की यूनिट देखते हैं, देखो इन्होंने यूनिट पूछी है ना, तो W क्या होता है? देखो वेट, जो कि ग्राम में रहेगा। Z की यूनिट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की हमें निकालनी है। Q क्या है? चार्ज है ना। ये क्या है? चार्ज है। तो चार्ज की यूनिट क्या रहती है? कूलम, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम पर कूलम, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? ग्राम पर कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीएफएन, जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस कारण होता है? ठीक है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ, ठीक। तो कॉज क्या रहता है? देखो लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली है क्या, जब हम क्या करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथोनाइट्स जो रहते हैं, जो कि क्या है, लेंथेनम के बाद में आने वाले, ठीक है ना। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है? 57। लिथियम के बाद में एलिमेंट कौन सा आता है? ल्यूटेटियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है हमारे पास? 58। तो ल्यूटेटियम से के बाद, ल्यूटेटियम सहित जो एक्स्ट्रा 14 एलिमेंट हमारे पास आएंगे, ठीक है ना। ल्यूटेटियम के बाद लेटिटियम प्लस 14 एलिमेंट कहाँ तक? सॉरी, थोरियम टू ल्यूटेटियम। यहाँ पे 58 किसका है? थोरियम, थोरियम टू ल्यूटेटियम। जो फर्दर 14 एलिमेंट्स है जो आएंगे उनको हम क्या बोल देंगे? लेंथोनाइट्स बोल देंगे। तो लेंथोनाइट अगर इनमें देखें, देखो जो लेंथोनाइट्स जो रहते हैं इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं वो किसमें होते हैं? 4f जो सबसेल रहती है ना, 4f सबसेल के अंदर जो रहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द 4f सबसेल। और 4f सबसेल का शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है? बहुत ही पुअर रहता है। द 4f सबसेल है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ इट्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा? जैसे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। और क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल है वो बहुत ही पुअर शील्डेड रहती है, जो एफ ऑर्बिटल रहेगी हमारे पास उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इसको बहुत ही कम शील्ड करते हैं, मतलब क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो बहुत कम रिपल्शन होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इससे इससे क्या हो जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस पर्टिकुलर होने वाले फिनोमेनन को हम क्या बोल देते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस रहता है फ्रॉम थोरियम टू lutetium in the lanthanides is called lanthanoid contraction, and it is because of the poor shielding effect of the electrons of f orbital, ठीक है ना। और f सबसेल, तो यहाँ पे हम देखेंगे f orbital इलेक्ट्रॉन आर इजीली लॉस्ट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देन f orbital इलेक्ट्रॉन आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, मे बी इनकम्प्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। द f orbital इलेक्ट्रॉन्स आर पुअरली सील्डेड, ठीक है ना। ये पुअरली सील्डेड होना चाहिए, पुअरली सील्डेड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो बहुत ही पुअरली सील्डेड रहते हैं बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं कहेंगे, जैसे हम क्या कहेंगे? इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी, है ना, ठीक है ना। देन एफ ऑर्बिटल डज नॉट कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एटम एंड बरीड इनसाइड। ऐसा कुछ मतलब कोई इसका कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है, इस स्टेटमेंट से कोई रिजल्ट हम निकाल नहीं पाते ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। देन द एड्जॉर्प्शन में बी मोनोलेयर और मल्टीलेयर। क्या एड्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है ना, एड्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, ठीक है ना। ये किस चैप्टर से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है? सरफेस केमिस्ट्री, है ना, सरफेस केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्या एड्जॉर्प्शन मोनोलेयर रहता है या फिर मल्टीलेयर रहता है। तो एड्जॉर्प्शन में बी मोनोलेयर और मे बी मल्टीलेयर्ड। मोनोलेयर्ड होता है इसके केस में इन केस ऑफ केमीज ऑप्शन, अगर हमारे पास केमीज ऑप्शन है, केमिकली एब्जॉर्ब हुआ है एब्जॉर्ब हुआ सब्सटेंस, तो केमीज ऑप्शन मोनोलेयर्ड होता है। और अगर फिजिज ऑप्शन, फिजिकली एब्जॉर्ब हुआ है, फिजिज ऑप्शन है ना, फिजिकली क्या हुआ है अगर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फिजिज ऑप्शन। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ठीक है। हमसे पूछा गया है, देखो अगर हम देखें इसमें, तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर ट्रू है ना, ठीक है ना। तो हमसे फॉल्स या ट्रू पूछा गया, तो ये पूछा गया फॉल्स है क्या? नहीं, ये तो ट्रू है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। द पार्टिकल साइज ऑफ एड्सॉर्बेंट विल नॉट इफेक्ट, ठीक है ना, विल नॉट इफेक्ट द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहता है सब्सटेंस का, उतना ज्यादा क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मोर इज द सरफेस एरिया,
मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, ठीक है ना। जितना ज्यादा क्या रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन होगा। तो पार्टिकल साइज जो रहेगा, क्या पार्टिकल साइज बड़ा रहता है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, पार्टिकल साइज छोटा रहता है तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, सब्सटेंस का हमारे पास बढ़ जाता है। तो पार्टिकल साइज ऑफ एडजॉर्बेंट विल नॉट इफेक्ट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पार्टिकल साइज विल अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ और अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें देख लेते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसमें हम देखते हैं, देखो इंक्रीज इन प्रेशर क्या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ाता है क्या, देखेंगे। देखो ये किसके बेसिस पे निकालते हैं, प्रेशर और एडजॉर्प्शन का रिलेशनशिप हम फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो x बाई एम जो रहता है ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहलाता है। ये रहता है किसके बराबर रहता है, k इंटू पी टू द पावर 1/n के बराबर रहता है। तो अगर हम देखें तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो बिकॉज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल, दैट इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अगर हम देखें क्या टेम्परेचर पे किसी तरीके से डिपेंड करता है क्या, तो हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन जो रहता है वो क्या रहता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ली चाइल्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, या फिर उसकी रेट जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये लॉस ऑफ जो हीट रहती है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है, बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर में डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और यही कह रहे हैं ना ये लोग, क्या कह रहे हैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो, कि इंक्रीज इन टेम्परेचर में डिक्रीज द एक्सटेंट द डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, सही है। ये भी क्या रहेगा हमारे पास, एक करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो हमारा, we'll see the question number 14. Okay, so next question, question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखो, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इज, ठीक है ना। एक कैटलिस्ट जो रहता है वो सब्सटेंस रहता है, तो करता क्या है, देखो एक कैटलिस्ट ये देखते हैं, ठीक है ना। कैटलिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली जो सब्सटेंस रहते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या फिर इनहांस कर देते हैं। ऑल्टर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, नहीं। क्या होता है, अगर हम देखें इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या रहती है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जाती है, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट जो रहता है वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है उतना ही क्या करता है, बैकवर्ड रिएक्शन को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इट इंक्रीज द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। तो इट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम जो रहेगा रिएक्शन में उसको अल्टर नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। इज ऑलवेज इन द सेम फेज इज द रिएक्टेंट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट जो है वो सेम फेज में रहे, क्योंकि हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, होमोजीनियस कैटलिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिसिस हम पढ़ते हैं। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। देन देखते हैं, पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड प्रोवाइड इजियर पाथवे फॉर द सेम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और इजियर पाथवे क्या प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन को। देन इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट स्पीड इट अप, ठीक है ना। तो क्या ये पार्टिसिपेट करते हैं क्या, नहीं। रिएक्टेंट जो रहते हैं ये पार्टिसिपेट जो, तो मतलब रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेप में इन्वॉल्व जरूर होते हैं रिएक्टेंट से कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग पाथवे प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन में हम ये नहीं कहेंगे कि इनका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो स्टेटमेंट थर्ड भी जो है वो गलत है। तो दे डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट दे स्पीड इट अप, ठीक है ना। इसकी सिर्फ स्पीड को क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शन में ना, ठीक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें बोल रहे हैं, इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, absorbed light, and C is the concentration of the reactant AB, ठीक। for the photochemical reaction AB in the presence of sunlight will give activated AB star, ठीक है। the rate of formation of AB will directly proportional to, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, देखो ये रिएक्शन किसका है, केमिकल काइनेटिक्स का, सॉरी ये क्वेश्चन किसका है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें ये बोल रहे हैं कि एक रिएक्टेंट AB जो है ना, ठीक है, उसको अगर हम सनलाइट दे देते हैं और वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना लेता है AB स्टार, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी वो किस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। देखते हैं, तो क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, देखो सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो ये क्या है हमारे पास, सिंगल स्टेप रिएक्शन है और सिर्फ सनलाइट पे ही डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो द सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये क्या रहती है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहती है, और ऐसी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन किस पे करती है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, जो एब्सॉर्ब सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये हम डिटेल में किसमें पढ़ते हैं, जब हम केमिकल काइनेटिक्स और काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें काइनेटिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री जब हम देखेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, ये बोल रहे हैं यहाँ पे हेट्रोलिसिस कर रहे हैं अगर हम कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, हमें द हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस, ठीक है, इसमें क्या जनरेट होगा, तो हम देखो कार्बन और क्लोरीन है तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है ना। अगर एल्काइल हैलाइड का हेट्रोलिसिस करते हैं, हेट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो हमारे पास क्या देगा, ये क्लोरीन देगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, इससे इन शेयरिंग से क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब इसका हेट्रोलिसिस हो रहा है, मतलब इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके चले जाएगा और एक एटम बिना इलेक्ट्रॉन के रहेगा, से हम क्योंकि क्लोरीन जो है इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा। तो इसका डिसोसिएशन जो रहेगा वो क्या रहा हमारे पास यहाँ पे, हेट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसमें अगर कार्बन के पास देखें तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन के पास देखें तो क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस केस में अगर हम चेक करें, देखो तो हाइड्रोलिसिस हुआ, इट मींस इफ वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम विल कैरी बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक। और कार्बन क्लोरीन के हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या हुआ, एक कैटायन जनरेट हुआ और एक एनायन जनरेट हुआ, ठीक है। तो क्या ये फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं, क्या नहीं, ये हाइड्रोलिसिस है तो फ्री रेडिकल तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्या दो कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटायन, आईयूएन जहां पे भी आता है मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो क्या ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा है, दो नहीं, एक कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा है और एक क्लोराइड रेडिकल जनरेट कर रहा है ना, ठीक है, एनायनिक रेडिकल ना। दो कार्बोनाइन जनरेट हो रहे हैं क्या, टू कार्बोनाइन, ठीक है ना, तो कार्बोनाइन भी जनरेट नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। देन एक केटाइन जनरेट हो रहा है दैट इज कार्बोकेटाइन, और एक जो है एनायनिक रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो वन एनाइन, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसमें डी। अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें और हम क्या कहें, इस क्वेश्चन को हम यहाँ कहते हैं हेट्रोलिसिस की जगह ये क्वेश्चन में अगर देते हैं होमोलिसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये कह दे कि यहाँ हेट्रोलिसिस की जगह क्या हो रहा है, होमोलिसिस हो रहा है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का, तो क्या प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होंगे, तो देखेंगे, देखो होमोलिसिस में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिवीजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब यूनिफॉर्म डिवीजन क्या होगा हमारे पास, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से, मतलब क्लोरीन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है ना, और कार्बन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक गलती की इसमें, क्या कि डबल हेडेड एरो बना दिया है, तो कभी भी जो रहता है हमारे पास डबल हेडेड एरो जो रहता है वो नहीं बनता है ना। होमोलिसिस में क्या बनेगा हमारा, हमेशा हमारे पास सिंगल हेडेड एरो जो रहता है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो एक बनेगा हमारे पास क्या, कार्बन रेडिकल, और एक बनेगा हमारे पास क्लोराइड रेडिकल, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल जो रहता है वो फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो दो फ्री रेडिकल बन गए। अगर इस क्वेश्चन में क्या होता है, होमोलिसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस, इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन कर देते तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इट विल जनरेट द टू फ्री रेडिकल, ये वाला इसका आंसर हो जाता है उस केस में, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये बोल रहे हैं इन CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल द बॉन्ड दैट अंडरगोस हेटेरोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जितने भी पॉसिबल कोवेलेंट बॉन्ड है सबके सब देख लेते हैं। इसमें कौन सा हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो रहता है वो सबसे फास्टर शो करने की टेंडेंसी रखेगा, उसको हम एनालाइज करते हैं, देखो है ना, ठीक है। तो क्या होता है, हेटेरोलिसिस क्लीवेज वहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है जो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड हो, ठीक है ना, जहां पे मैक्सिमम पोलैरिटी है ना, ठीक है, वो बॉन्ड जो रहता है सबसे रेडिली टूटने की क्या करता है, टेंडेंसी रखता है बाय हेटेरोलिटिक डिवीजन या फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो इसमें देखेंगे, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद इसमें कौन सा है, कार्बन, और कार्बन के बाद है हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा पोलर जो रहेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें आया, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो जाएगा पोलर, क्योंकि लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो फास्टेस्ट कौन सा डिसोसिएट होगा, इसमें सबसे ज्यादा रेडिली डिसोसिएट होने वाला बॉन्ड जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, द बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो रेडिली सबसे आसानी से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड द कार्बन एटम, ठीक है ना। तो देखेंगे कौन कौन से फ्री रेडिकल जो है, सॉरी कौन कौन से जो है इंटरमीडिएट जो है हमें दिए हुए। सबसे पहला दिया कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन मतलब होता है कार्बोकेटायन, है ना, मतलब कार्बन के पास क्या होते हैं, इसमें तीन तो होते हैं हमारे पास शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कहाँ, वैकेंट पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें कार्बोनियम आयन में किसी में भी, तो कितने हो जाएंगे, देखो 2
टू 4 टू 6। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पहला गलत हो गया हमारा। देन क्या कार्बन आयन में होता है क्या, तो कार्बन आयन में अगर हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देखें तो क्या है, देखो 3 बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हो गए 6, ठीक है ना। और फिर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास यहाँ पे जो है ये कितना हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका जो है देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कंप्लीट ऑक्टेट किसका है, कार्बन एटम के अराउंड, तो कंप्लीट ऑक्टेट है हमारे पास किसका, कार्ब एनाइन का, ठीक है ना। इसके बाद फ्री रेडिकल को भी देख लेते हैं, देखो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलिटिक डिसोसिएशन होता है, और एक लोन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और 3 बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके 6, तो बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्लस 1 लोन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ओवरऑल कितने हो गए 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। टोटल कितने हैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं हमारे पास कार्बनियम आयन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बीन जो रहता है उसमें क्या रहता है, देखो कार्बीन जो रहता है एक स्पेशल केस रहता है, जो कुछ नेम रिएक्शंस में इंपोर्टेंट इंटरमीडिएट रहता है, जैसे एक बहुत इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है रिमल्टीमन रिएक्शन, जिसमें इंटरमीडिएट क्या रहता है, क्लोरोकार्बन रहता है ना, ठीक है। तो कार्बीन को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखते हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर है प्लस एक जो है हमारे पास इसमें क्या है लोन पेयर है, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 बॉन्ड पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन प्लस एक लोन पेयर जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट सिर्फ हमारे पास किसका है, कार्ब एनाइन का ही कंप्लीट है, सिर्फ एक ही ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें यही क्वेश्चन देखो वो ट्विस्ट कर देते कि इसको मेज द कॉलम में बना देते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, इनके वैलेंस सेल में जो है जो भी स्पीसीज दी इंटरमीडिएट स्पीसीज हमें दी हुई है, इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और उसका मेज द कॉलम बना के और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज, ठीक है, जो गिवन ऑप्शन है इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, कौन सा है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन रहती है वो क्या रहती है कि कार्बन जो भी है हमारे पास उसको क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल का मतलब होता है कि कार्बन जो सराउंडिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी सराउंडिंग एटम उससे जो जुड़े हुए हैं और ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। इफ ए कार्बन एटम इज अटैच विद द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है ना, 4 अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स से अटैच रहता है, तो उस कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, कायरल कार्बन, है ना, उस कार्बन को क्या बोल देते हैं हम, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन हम देखेंगे इसमें कि किसी में कायरल कार्बन है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, देखो 3 क्लोरोपेंटेन, सबसे पहला स्ट्रक्चर हम क्या ड्रॉ करेंगे, 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक है ना। तो पेंटेन के लिए कितने ओवरऑल 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में थर्ड कार्बन पे जो है वो क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 कार्बन जो है इथाइल ग्रुप लगा है हमारे पास, ठीक है। और राइट हैंड साइड जो है उसमें भी इथाइल ग्रुप लगा है, मतलब क्या चारों के चारों ग्रुप सेम है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कायरल नहीं है, ये कायरल हो गया। देन 2 क्लोरोब्यूटेन को एनालाइज करते हैं, तो ये है हमारे पास ब्यूटेन, 4 कार्बन हो गए, ठीक है ना। इस पे क्या लगा है, एक क्लोरीन लगा है, ठीक है। तो अब अगर इसके सराउंडिंग एटम्स को हम देखें इस कार्बन के, तो देखो एक तरफ लगा है हमारे पास मिथाइल, एक तरफ लगा है हमारे पास इथाइल, एक तरफ लगा है हमारे पास क्लोरीन और एक तरफ लगा है हमारे पास हाइड्रोजन, मतलब चारों के चारों जो एटम है वो क्या है हमारे पास, अलग अलग एटम लगे हैं। देखो ये है मिथाइल ग्रुप, सिर्फ एक ही कार्बन है इसके पास, इसके पास 2 कार्बन है, मतलब ये इथाइल हो गया। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो लगा है क्लोरीन, नीचे की तरफ जो लगा है हाइड्रोजन है। तो बिकॉज ऑल द सराउंडिंग एटम्स इन ग्रुप्स around the carbon atom are different, that's why it will be chiral and optically active, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड, ठीक है ना। बाकी रेस्ट इनको देखिए, अगर 2 क्लोरोप्रोपेन है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, ठीक है ना। इसमें एक क्लोरीन लगा दिया, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन देख लेते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इसमें क्या है, सिमेट्री है, मतलब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास एक आइरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड बी, ठीक। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यहाँ पे हम चेक करें इसे, तो ये बोल रहा है इफ ए कार्बन एटम इज अटैच विथ हाइड्रोजन H2 COH एंड OCO OCOO C2H5, है ना, ठीक है। इस तरीके से ये है एनहाइड्राइड O C2H5, ओके, ठीक है। तो जो कायरल एटम है इसमें टोटल कितने होंगे, द नंबर ऑफ कायरल एटम इन कंपाउंड, ठीक, गिवन कंपाउंड अगर हम देखें, देखो एक तरफ ये क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, एक तरफ ये बोल रहे हैं H2 जो कुछ होता नहीं है बेसिकली, लेकिन इन्होंने दे दिया तो हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में H2 नहीं हो सकता ना, ठीक है, कुछ OH मतलब कोई भी होगा, लेकिन H2 इस तरीके से, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहते यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, वो ऑलरेडी अपनी वैलेंसी फुलफिल डुप्लीट कंप्लीट है उसका, तो वो नहीं हो सकता, लेकिन गिवन है तो हम कंसिडर कर लेते हैं। देन लास्ट है जो हमारे पास OCOO C2H5, ठीक है ना। तो अगर देखिए इसमें टोटल कार्ब हमें पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ
कायरल कार्बन, ठीक है ना, कायरल कार्बन या फिर किराल कार्बन कितने हैं इसमें। तो देखो ये कार्बन जो है, ये तो कार्बन, कायरल कार्बन होने के लिए पहली कंडीशन तो उसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये कार्बन है नहीं, ये कार्बन है नहीं। इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर हम C2H5 वाले कार्बन को अगर दोनों को एज्यूम करें, ठीक है ना, तो C2H5 वाले कार्बन में देखें तो दोनों में सिमेट्री है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं, इसमें जो टर्मिनल में तीन तीन हाइड्रोजन लगे हैं। तो इस वाले ग्रुप में भी कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ एक कायरल कार्बन है जो सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द गिवन एग्जांपल विल बी 1। ओके, देन अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं द आइसोमेरिज ड्यू टू द रोटेशन अराउंड द सिंगल कार्बन बॉन्ड इज, ठीक है ना। तो कौन सी, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड अगर हम क्या करते हैं, अगर मॉलिक्यूल को क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं ना, ठीक है, से हम मान लेते हैं ए बी सी, इस तरीके जो है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो सिंगल बॉन्ड के कारण क्या रहता है, इट कैन अंडरगोज द फ्री रोटेशन। ये क्या शो कर सकता है, हमारा फ्री रोटेशन शो कर सकता है। ये कार्बन एटम आसानी से क्या रहेगा, 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। तो फॉर एवरी 60, अगर ये अलग अलग है तो 60 डिग्री रोटेशन पे एक अलग अलग हमें क्या मिलता है, कंफर्मेशन जो रहता है मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट कंफर्मेशन फॉर्म करते हैं जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी रोटेटेड बाय द सम एंगल, ठीक है ना, कुछ एंगल, क्योंकि ये फ्रीली रोटेट होता है अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो फॉर एवरी 60 डिग्री रोटेशन और सडन डिग्री ऑफ रोटेशन इट जनरेट द डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। तो क्योंकि डिफरेंट कॉन्फिगरेशन जनरेट करता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंफर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या शो करता है, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। इनिशियोमेरिज, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रहेगी, डाइस्टोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रहेगी, पोजीशन जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रहेगी। इसको जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सारी आइसोमेरिज्म को, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर, ठीक है ना, इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मोनोमर से मिलकर बने रहते हैं, जैसे वूल, वूल इज ए प्रोटीन, है ना, वूल जो रहता है वो क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारे पास अमाइनो एसिड का पॉलीमर रहते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, है ना, ठीक है ना। जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स रहती हैं आपस में एक दूसरे से जो जुड़ी रहती है, इसे हम मान लेते हैं कोई भी एक अमाइनो एसिड है जिसमें क्या रहेगा, एक अमाइनो ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है ना, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करती है, आपस में जो रहेगी यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म करती है, ठीक है, तब जाके ये क्या करते हैं, इस तरीके से, जैसे यहाँ से H2 निकल गया, ये OH और ये H निकल गया, तो इनके बीच में जब क्या होते हैं, अमाइड लिंकेज फॉर्म हो जाती है ना, ठीक है, व्हेन द डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्म अमाइड लिंकेज अमंग देमसेल्फ, है ना, ठीक है। इस तरीके से ये पॉलीअमाइड फॉर्म कर लेता है ना, ठीक है, खूब सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के और पॉलीअमाइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। ये लिंकेज जो रहती है क्या कहलाती है, पेप्टाइड लिंकेज, है ना, इसको पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। एक जो दो अमीनो एसिड रहती है उनके बीच की लिंकेज जो रहती है वो क्या कहलाती है, पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है ना, ठीक है। तो ये क्या शो करती है, पेप्टाइड लिंकेज शो करती है, ठीक है। तो वूल क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना, वो प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है, तो इसने बोला विच इज नॉट ए पॉलीमर, तो ये तो पॉलीमर है। देन कॉटन देखें, कॉटन इज ए सेल्यूलोज, कॉटन क्या रहता है, सेल्यूलोज रहता है, और सेल्यूलोज इज ऑल्सो इटसेल्फ है पॉलीमर। सेल्यूलोज जो है वो भी क्या है, अपने आप में पॉलीमर है, जो किसके किससे बना रहता है, बीटा ग्लूकोज, ठीक है ना, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और इसका और ज्यादा नाम देखें अगर हम डिटेल में, इसका एक्चुअल नेम जो देखते हैं वो क्या रहता है, बीटा ग्लूको पाइरानोस, है ना, ठीक है। पाइरानोस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखें तो ये सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है किसका, बीटा ग्लूकोज का। देन नाइलॉन देखें तो नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, ठीक है ना, अगर इनको देखें जैसे नाइलॉन 6 है वो कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर है। नाइलॉन 66 देखें तो हेक्सामिथिलीन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड का पॉलीमर है, तो नाइलॉन इज आल्सो ए पॉलीमर। तो बचता क्या है सिर्फ हमारे पास, पेट्रोल, ठीक है ना। तो पेट्रोल बेसिकली देखें तो क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक लिक्विड स्टेट में रहने वाला ऑक्टेन, ठीक है ना। मेनली अगर हम देखें तो एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना, इनका मिक्सचर रहता है। ऑक्टेन पेट्रोल का अगर हम देखें केमिकल नेम क्या है हमारे पास, ऑक्टेन, ठीक है ना। तो ये ऑक्टेन इज नॉट ए पॉलीमर, इट इज एन एल्केन, ठीक है ना। ऑक्टेन जो रहता है वो पॉलीमर नहीं रहता है, ये क्या रहता है, एल्केन रहता है। ओके, देन अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पॉलीमर से ही है, मेल्मोवेयर क्या होता है, ठीक है ना। मेल्मोवेयर में देखें तो किस टाइप का पॉलीमर है वो, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, या फिर दोनों के दोनों है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग है या फिर थर्मोप्लास्टिक है, इसको अगर हम चेक करें तो देखो कैसे एनालाइज करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए मेल्मोवेयर क्या होता है, ठीक है। तो मेल्मोवेयर बेसिकली क्या होता है, ये जो रहता है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, इट इज ए मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, है ना। ये क्या है, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना। मेलेमाइन क्या होता है फिर इसके बाद में, ठीक है ना,
तो जब कभी हम देखेंगे ना मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो मेलेमाइन जो है ना एक ट्राइजीन रिंग रहती है। ट्राइजीन मतलब 3 नाइट्रोजन की एक रिंग रहती है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ट्राइजीन ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज है ये जो कंपाउंड हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, जिसमें अल्टरनेट क्या है हमारे पास, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, क्योंकि 3 3 नाइट्रोजन की एक रिंग है, इसलिए एजीन मतलब क्या होता है, जहां पे भी एजो वर्ड आता है वो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है ना। तो ट्राइजीन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जब लिखते हैं ट्राइजीन, ठीक है, इट मीन्स द रिंग ऑफ 3 नाइट्रोजन, ठीक है ना। ट्राइजीन जो रिंग बनी है हमारे पास 3 नाइट्रोजन की। अब फिर क्या होता है, हर एक कार्बन जहां पे नाइट्रोजन नहीं अटैच है, अल्टरनेटिंग कार्बन पे क्या रहता है, NH2 ग्रुप अटैच रहता है ना, ठीक है। इसको जब हम ट्रीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO, ठीक है। तो ये इन तीनों में से किसी एक कार्बन से रिएक्ट कर जाता है, और उस कार्बन से रिएक्ट करने के बाद वहां पे उस पर्टिकुलर ग्रुप पे वो क्या बना लेता है, CH2 OH टाइप का जो रहेगा हमारे पास, यहाँ पे जैसे से मान लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये जो रहेगा CH2 OH ग्रुप बना लेगा, ठीक है। फिर इसका आपस में कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H चला गया, ठीक है। तो ये किससे बन रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस से, ठीक है ना। मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मेल्मोवेयर, ये किससे बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है। तो जो भी कंडेंसेशन प्रोसेस से बनने वाले पॉलीमर रहते हैं वो कौन से रहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स रहते हैं, या फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मेल्मोवेयर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो जब पॉलीमर पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में सारी चीजें इसकी चेक करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके इनके आंसर्स को हम चेक करते हैं ना, ठीक है। देन अमंग द फॉलोइंग विच इज नेचुरल पॉलीमर। अब देखिए, देखो सेलुलोज क्या है, कॉटन, ठीक है ना। सेलुलोज लाइक कॉटन हो गया, लाइक वुड हो गया, ठीक है ना। ये सब के सब क्या रहते हैं, देखो नेचुरल रहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, अगर हमारे पास देखें तो वैसे भी पूछा है इन्होंने, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो ये हो जाएगा सेलुलोज हो गया। सेलुलोज के बाद में और अगर हम देखें तो नेचुरल पॉलीमर में क्या आता है, हमारे पास जो रहता है आइसोप्रीन, पोलिसिस आइसोप्रीन, पोलिसिस आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर, पोलिसिस आइसोप्रीन है ना। तो ये क्या रहती है, नेचुरल रबर, पोलिसिस आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर, ठीक है ना। पोलिसिस आइसोप्रीन नेचुरल रबर रहती है। ये सब देखेंगे ना, देखो PVC सिंथेटिक रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। टेफ्लॉन, ये भी क्या रहता है, सिंथेटिक रहता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है ना। टेट्राफ्लोरो इथीन से मिलके जो रहता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 का पॉलीमर रहता है, ठीक है। देन पॉलीइथाइलिन, जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये सभी के सभी क्या रहते हैं, मैन मेड है, ठीक है ना, दैट इज सिंथेटिक है, ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इसके बाद में एसिटाल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद द डाइल्यूट NaOH गिव्स, ठीक है ना। अगर हम एसिटाल्डिहाइड को किससे ट्रीट कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, देखो एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH इज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। ये कंपाउंड क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। अब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके नेबरिंग जो कार्बन रहता है वो कार्बन क्या रहता है, अल्फा कार्बन। द कार्बन इन द नेबरिंग पोजीशन जो डायरेक्टली अटैच रहता है किससे, कार्बोनिल ग्रुप से, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन रहता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप में अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, क्या, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, उनको जब हम डाइल्यूट अल्कली से ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट अल्कली लाइक डाइल्यूट KOH और डाइल्यूट NaOH, ठीक है ना। तो ये ना एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन है ना, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, वो शो करते हैं। तो जब कभी हम एसिड को देखेंगे ना, तो एसिड जो रहता है वो जब एल्डोल कंडेंसेशन या फिर एल्डोल फॉर्म करता है, तो इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल जो रहते हैं एसिटाल्डिहाइड के आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो इसका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखेंगे जो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से इसको CH2 लिख लेते हैं। ये एक एसिडिक हाइड्रोजन जो रहता है इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाता है, ठीक है ना, और ये CH2 ग्रुप डायरेक्टली इसमें अटैच हो जाता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या बना लेगा, बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल एक कंपाउंड ये फॉर्म कर लेता है। तो देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इससे सिमिलर कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये कंपाउंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, C, ओके। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्या नहीं शो करता, एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता। सबसे पहले देखते हैं, देखो क्लोरल, क्लोरल क्या रहता है, 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, या फिर 2 2 2 ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये क्या क्लोरल शो करता है क्या, तो इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे हमारे पास हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना, एल्डोल कंडेंसेशन वो कंपाउंड्स, वो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये अल्फा कार्बन के ऊपर तो 3 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस क्लोरीन विल नॉट अंडरगोज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
देन सेकंड हम देखते हैं फिनाइल एसिडल्डिहाइड, ठीक है ना। फिनाइल एसिडल्डिहाइड में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास फिनाइल, ठीक है ना, और ये है हमारा एसिडल्डिहाइड, ठीक है ना। तो फिनाइल एसिडल्डिहाइड अगर हम देखें तो इसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन तो है, ठीक है ना, लेकिन स्टिल क्या है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, जहां जिसको क्या करना है क्या शो करना है हमारे पास, जिसको न्यूक्लियोफाइल की तरह सर्व करना है एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए ना, ठीक है। तो वो क्या है यहाँ पे, अगर ये एनायन फॉर्म भी कर लेगा, इफ इट इज इट विल फॉर्म द एनायन, ठीक है ना। तो एनायन अगर ये फॉर्म भी कर लेता है तो क्या है, ये रेजोनेंस में आ जाएगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका, ये किसके जो नेगेटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में क्या कर लेगा, पार्टिसिपेट कर लेगा किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में, ठीक है ना। तो इसकी जो टेंडेंसी है शो करने की जो रहेगी वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, ठीक है। स्टिल इट हैव लेस टेंडेंसी बट इट विल शोज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन टू ए लेसर एक्सटेंट, ठीक है ना, कुछ कम जो रहेगा टेंडेंसी शो करेगा। देन देखते हैं, देखो हेक्सेनल, हेक्सेनल में अगर हम चेक करें तो एक लार्जर चेन रहेगी हमारे पास किसकी, 6 कार्बन की, ठीक है ना। तो इसमें भी देखें, देखो ये क्या है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगे हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट रहते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब ये कंपाउंड भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। लास्ट में देखते हैं, देखो इथेनल, इथेनल में हमारे पास अगर हम चेक करें तो इसके ऊपर क्या है, इथेनॉल में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्योंकि इस पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, विल नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है, तो सिर्फ कौन सा शो नहीं कर रहा, आंसर क्या हो जाएगा ए, क्लोरल विल नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लोरल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। देन लास्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 27, which of the following compound will undergoes the self aldol condensation reaction in presence of cold dilute alkali, कौन सा जो है वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। फर्दर फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि क्या इसके पास में जो है एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो देखते हैं, देखो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में अगर अल्फा कार्बन को हम ऑब्जर्व करें तो क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, देखो इसमें अगर हम देखेंगे बेंजल्डिहाइड को तो एक कार्बन मैक्सिमम कितने 4 बॉन्ड बना पाता है। अब क्योंकि इसके पास अगर देखें 1 2 3 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन इसमें अगर हम देखें तो देखो एसिडल्डिहाइड को सॉरी प्रोपेनॉल को अगर हम चेक करें तो इसमें अल्फा कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये क्या शो कर पाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन शो कर पाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको अगर हम कंपाउंड को हम चेक करें तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन है, इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी शो नहीं कर पाएगा। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पे क्लोरीन लगा है, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। देन देखते हैं, देखो बायूरेट टेस्ट जो है वो किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो सेचुरेटेड ऑयल इनको यूज करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। देन शुगर से शुगर्स के लिए बेंडिक टेस्ट यूज किया जाता है। देन इसके बाद में टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो रहते हैं हम सो चेक करते हैं, जो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन प्रोटीन्स देखते हैं, देखो प्रोटीन्स के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट यूज करते हैं, देन एक यूज करते हैं बायूरेट टेस्ट, ठीक है ना। इसको जब हम क्या करेंगे एनालिटिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन टेस्ट को क्या करेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी के लिए जैसे फेट के लिए लगभग 6 से 7 जो रहते हैं हमारे पास हम टेस्ट यूज करते हैं कि फेट जो रहती है वो प्रेजेंट जो फेट है वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, ठीक है ना। देन इसके बाद में जो रहता है कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है उसके लिए क्या करते हैं हम अलग से डिफरेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज करते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक रहता है। बेसिकली हम देखें तो बायोरेट टेस्ट जो रहता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोटीन के लिए रहता है ना, ठीक है। देन अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आउट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैटेगरी बेस कैटेगरी ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, मतलब हम किस इसमें से किसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास प्रोटीन से, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स में देखें, देखो पोलियमाइड, ठीक, तो पोलियमाइड क्या रहता है, जिसमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट हो, ये वाली है ना, ठीक है ना, तो उनको हम पोलियमाइड्स बोल देते हैं। पॉलीथायोईथर्स, ठीक है ना, जिनमें इस तरीके से लिंकेज प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, इनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीथायोईथर्स बोल देते हैं, ठीक है। देन और ग्लिसराइड्स, ठीक है ना, जो फेट रहती है जिनमें ट्राइस्टर लिंकेज प्रेजेंट रहती है उनको हम क्या बोल देते हैं, जिनमें ट्राइस्टर लिंकेज प्रेजेंट रहती है उनको हम ग्लिसराइड्स बोल देते हैं। जिनमें भी ट्राइस्टर लिंकेज रहेगी वो क्या हो जाएंगे, ग्लिसराइड्स, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, देखो ये ग्लिसराइड हो गया, ठीक, तो क्या है ग्लिसराइड जो रहते हैं वो तो क्या रहते हैं हमारे पास ट्राइस्टर्स रहते हैं, तो ये क्या है प्रोटीन है क्या, नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है। देन पॉलीथायोइथर्स रहते हैं क्या,
प्रोटीन्स नहीं रहते हैं। देन पॉलीसेकेराइड जो रहती है वो तो क्या रहती है, शुगर्स रहती है, तो क्या वो प्रोटीन है क्या, नहीं है। अब पॉलीअमाइड जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं। देखो हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब अमाइनो एसिड जो रहती है ना, अमाइनो एसिड को जब हम क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, व्हेन वी पॉलीमराइज द अमाइनो एसिड दे फॉर्म द पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ से H चला जाएगा और यहाँ से OH चला जाएगा, तो दे विल फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो पेप्टाइड लिंकेज रहती है वही क्या रहती है, अमाइड पोली अमाइड्स, ठीक है ना। यही पेप्टाइड जो रहते हैं ये क्या रहते हैं, हमारे पोली अमाइड्स रहते हैं। तो पोली अमाइड्स विल बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन, मतलब किस इनमें से किसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं। तो पॉलीअमाइड जो रहते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे इन ए क्लस्टर, ठीक है ना, ये जो है हमारे पास क्या है, पॉलीन्यूक्लियर मिडिल क्लस्टर्स में आए कंपाउंड से, ठीक है, जो किसमें आते हैं, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड रहते हैं उससे आता है ये। तो ये क्या है हमारे पास, पॉलीन्यूक्लियर, मतलब एक से ज्यादा मेटल है उसका हमारे पास क्या है, मेटलिक क्लस्टर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर टू बी इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन, इसमें से कौन कौन से एटम्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो इसको काउंट करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये देखना है, कोबाल्ट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये देखना है, रुथेनियम जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है ये देखना है, और कोबाल्ट जो है सॉरी कार्बोनिल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है ये देखना है। देखो हाइड्रोजन जो रहता है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, तीन है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कोबाल्ट जो रहता है इसका जो एटॉमिक नंबर है, कोबाल्ट का अगर हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है आयरन सॉरी आर्गन 3d7 4s2 है ना, ठीक है ना। और रुथेनियम जो है, रुथेनियम का अगर हम देखेंगे तो इसका रहता है क्रिप्टन 3d6 सॉरी है ना, 3d6 सॉरी 4d6 5s2 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो क्या रहता है, रुथेनियम क्रिप्टन 4d6 एंड 5s2। तो टोटल ओवरऑल कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और रुथेनियम में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कोबाल्ट के अगर देखें, देखो हाइड्रोजन के कितने हैं 3 × 1, कोबाल्ट के देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 × 9, ठीक है ना। कोबाल्ट के कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 7 सॉरी 9 × 1 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। रुथेनियम कितना है हमारे पास, रुथेनियम 8 है, 8 × 3 दैट इज 24। और जो कार्बोनिल है, ठीक है ना, सी वो कितने देता है यहाँ पे हमारे पास, एक कार्बोनिल 2 देता है, ठीक है ना। तो 12 कार्बोनिल है, 12 × 2 इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। तो ओवरऑल कितने हो गए, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 4 ये 9 3 12, ठीक है ना। 9 और 3 कितने हो गए 12 प्लस 4 12 है ना, ठीक है। 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 12 और 24 प्लस 24, तो कितने हो गए देखो ये 4 4 8 2 10 0 2 2 4 1 5 6, ठीक है ना। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 60 है ना, ठीक है ना। टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 60 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 31 कि इसमें मेज द फॉलोइंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट जो रहता है ना, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक में जो डिटर्मिनेशन रहता है कंपाउंड का उसके लिए जो यूज करते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रहती है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी रहती है, उसको यूज करते हैं हम केमिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सब्सटेंस है। और इसी तरीके से एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एईएस क्या होता है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसके लिए यूज होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो इसमें से मेज द फॉलोइंग में देखते हैं, तो ये क्या है, सभी इसके कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। जो मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये किससे कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें ये पूरी तरह से लर्न करने वाला है। तो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, है ना, जब चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें इनका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे तो ये डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। देखो जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, एक कैथोड लैंप यूज करते हैं ना, ठीक है, होलो कैथोड लैंप यूज करते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे एईएस में क्या यूज करते हैं, डीसी आर्क यूज करते हैं ना, ठीक है, क्लियर। और एईस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रहता है उसमें हम यूज करते हैं ड्यूटेरियम डिस्चार्ज। इट मींस हमारे पास 1 जो रहेगा 1 का क्या आ जाएगा सी, ठीक है ना। और 2 जो है 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास ए, और 3 जो है, ठीक है ना, 3 का क्या आ जाएगा ड्यूटेरियम डिस्चार्ज, दैट इज एएस में क्या होता है ड्यूटेरियम डिस्चार्ज होता है बी, ठीक है ना। तो आंसर देख लेंगे फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी इन दोनों में, देन सेकंड का ए, ठीक है ना, सेकंड का ए सिर्फ फर्स्ट में, ठीक है ना। और फर्स्ट का सी ये इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है कुछ ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट का सी
तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा ना, ठीक है ना। इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है सी की जगह क्या आना चाहिए था हमारे पास, बी आ जाना चाहिए था ना, ठीक है। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट, है ना, ठीक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये भी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग है, कि इस जो न्यूक्लियस है, इसमें जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पिन ओरिएंटेशन क्या प्रोड्यूस करता है, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो जब कभी न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो चार्जलेस मासलेस, ठीक है ना, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जब भी होता है, हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन, तो उसमें क्या होती है, द चार्जलेस मासलेस जो रेडिएशन रेडिएट होती है, जैसे उसमें क्या क्या रेडियस होती है, जो रेडिएट होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन से बीटा रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, देन अल्फा रेज प्रोड्यूस होती है, हीलियम लाइक, ठीक है। देन इसके बाद में चार्जलेस मासलेस जो रे प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन में गामा रेज, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। स्पिन ओरिएंटेशन जब भी वेरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की ना, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करती है, रेडियो वेव्स जनरेट करती है। और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमने पढ़ा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब द विजिबल रेडिएशन और रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, इट जंप्स टू द हायर एनर्जी लेवल, और जब कभी वो क्या करता है, वापस ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है, तो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ के साथ में रेडिएशन को क्या करता है, रेडिएट करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में क्या रेडिएट करते हैं, विजिबल रेडिएशन रेडिएट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी, तो इसका आंसर क्या है, ए है। ये सभी किसमें रहेगा हमारे पास, जब डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे किसका किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है ना, ठीक। देन अब देखते हैं द पेयर ऑफ द कंपाउंड इन विच द बोथ द कंपाउंड गिव द पॉजिटिव टॉलेंस रीजन टेस्ट, है ना, ठीक है ना। पॉजिटिव टॉलेंस रीजन जो रहता है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर द टॉलेंस रीजन कौन सा देगा, देखो। तो इसमें देखते हैं कौन सी, देखो टॉलेंस क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर आपको पता है तो भी आप इसको आंसर कर पाओगे आसानी से, ठीक है ना। या फिर ये पता है कि कौन कौन से कंपाउंड जो रहते हैं टॉलेंस टेस्ट देते हैं। बेसिकली क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट इज ए वेरी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मेनली ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड, मेनली किसको करता है, ऑक्सीडाइज किसको करता है, ये एल्डिहाइड को करता है, ठीक है ना। और सिर्फ मोनोसेकेराइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, सिर्फ मोनोसेकेराइड्स को ना, ठीक है ना। तो सिर्फ मोनोसेकेराइड ही जो रहेगी उनको क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखते हैं, देखो कौन कौन सी रिड्यूसिंग शुगर रहेगी इसमें। ग्लूकोज तो रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि मोनोसेकेराइड है और एल्डिहाइड है, ठीक है ना। लेकिन सुक्रोज जो है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखेंगे फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ऑल्दो कीटोन है, ध्यान रखना, लेकिन ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट शो करता है एल्कलाइन मीडियम में। ये जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे इसमें कि फ्रुक्टोज जो है वो क्या है, किस तरीके से रीअरेंजमेंट शो करके एक जो रहता है एपीमर मेनोस बना लेता है, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाता है, मेनोस एंड ग्लूकोज बना लेता है। तो दोनों के दोनों मेनोस और ग्लूकोज जो रहते हैं वो एल्डिहाइड रहते हैं, और ये क्या कर पाते हैं, अगर इनको हम देखेंगे तो ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह सर्व करते हैं। तो इसमें फ्रुक्टोज तो है लेकिन सुक्रोज जो है फिर से क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एसिटोफिनोन एंड हेक्सेनल, ठीक है ना। एसिटोफिनोन देखें तो एसिटोफिनोन जो है ये कंपाउंड जो है एसिटोफिनोन है, ठीक है। एसिटोफिनोन में फर्दर कीटोन आ गया, कीटोन्स आर नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है ना। तो टॉलेंस रीजन को रिड्यूस कर नहीं पाएंगे। हेक्सेनल इज एन एल्डिहाइड, ये तो रिड्यूस कर सकता है हेक्सेनल तो, लेकिन फिर इसमें एक ऑप्शन है जो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर डी जो है, इसमें क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड विच इज रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड है, एल्डिहाइड भी है। और दूसरा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ऑल्दो कीटोन, ठीक है ना, कीटोन है लेकिन एल्कलाइन मीडियम में ये रीअरेंजमेंट शो करता है, और रीअरेंजमेंट के बाद में ये क्या बना लेता है, एपीमर्स बना लेता है। कौन कौन से एपीमर्स कौन रहेगा हमारे पास, मेनोस एंड ग्लूकोज, एपीमर्स ये फॉर्म कर लेता है। तो दोनों के दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर की तरह हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, ओके। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी। देन द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ प्रोपाइन, ठीक है ना। तो प्रोपाइन क्या है हमारे पास, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। ये कंपाउंड क्या है, प्रोपाइन है। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रुप थ्योरी का है ना, ठीक है ना। जब हम ग्रुप थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे तो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप जो रहेगा हमारे पास वो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स होते क्या है ना, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जब कभी हमें पॉइंट ग्रुप देखने रहते हैं तो हम उसकी ज्योमेट्री चेक करते हैं। तो देखो क्या होगा, हमारे पास जो एल्काइन है ना, तो एल्काइन तो लीनियर है क्योंकि ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है हमारे पास, प्रोपाइन में अगर हम चेक करें तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, सॉरी, देन जो फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा वो तो क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, प्रोपाइन में, इसमें प्रोपाइन में अगर हम ये वाला देखें तो ये वाला पार्ट तो क्या है हमारे पास, लीनियर है, ठीक है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास क्या है, लीनियर है। लेकिन जो क्योंकि ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिलता है हमें, लीनियर स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन
ये जो कार्बन है हमारे पास, जो कार्बन नंबर जो सेकंड थर्ड है 1 2 3, जो थर्ड कार्बन है ये क्या है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि थर्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो इसमें कितनी एक्सेस पे एटम प्रेजेंट है, देखो अगर हम इसका सिमेट्री पॉइंट ग्रुप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले तो कितनी एक्सेस ऑफ रोटेशन इसकी क्या है हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन देखेंगे ना, तो हम देखें यहाँ पे अगर इसको मोलिक्यूल को रोटेट करते हैं, तो अगर ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना, तो सेम सिमेट्री ऑब्टेन करने के लिए कितनी बार रोटेट करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो सेम सिमेट्री को अगर हम सेम सिमेट्री में क्या कर पाए, इसको रोटेट कर पाए, इसमें अगर हमें देखेंगे, देखो है ना, ठीक है ना, तो कितनी बार रोटेट करने पे सेम सिमेट्री मिलेगी हमें, जब इस हाइड्रोजन को हम रोटेट करते हैं तो ये हाइड्रोजन बैकवर्ड साइड जाएगा, फिर ये आएगा, फिर जब हम 3 बार पूरा रोटेट कर चुके रहेंगे इसको, तो फाइनली हाइड्रोजन को क्या करेगा, H1 को H1 क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगी C3, और ये क्या है हमारे पास वर्टिकली बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो C3V जो रहेगी इसकी क्या रहेगी हमारे पास, सिमेट्री पॉइंट ग्रुप जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। बाकी ये सारे पॉइंट ग्रुप होते क्या हैं, ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो उसमें डिस्कस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। ये था हमारे पास अभी जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, ये पूरा इंटायर क्वेश्चन पेपर है जो लैब असिस्टेंट का, इससे पहले 2015 में एनपीपीईबी ने जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, उसके क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके ऑलराइट, देन नेक्स्ट जो और इसके दूसरे पार्ट जो हैं, जो एनपीपीबी ने जो अलग अलग सेट में क्वेश्चन पेपर लिए थे, उसके जो रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, ठीक।